दोस्तों, मैं निरंजन गोयल CA, CS और MBA आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैपिटल गेन की कुछ इम्पॉर्टेंट टैक्स प्रोविजंस और बहुत ही यूज़फुल टैक्स प्लानिंग टिप्स। कैपिटल गेन एसेट्स के सेल से जो कैपिटल गेन आता है उस पर हम पीरियड ऑफ होल्डिंग और एसेट क्लास को चेक करके हम लोग अपना टैक्स रेट डिटरमिन करते हैं और टैक्स रेट कैपिटल गेन पे लगा के हम टैक्स की लायबिलिटी चेक करते हैं। उस पर कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस लगा के हमारा कैपिटल गेन ज़ीरो भी हो सकता है, यानी नो टैक्स। लेट अस डिस्कस दैट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। कैपिटल एसेट, हर कीमती कैपिटल आइटम जैसे आपके प्रॉपर्टी हुए, घर, सिक्योरिटीज़, पेंटिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी वैल्यूएबल चीज़, उन सबको कैपिटल गेन माना जाता है। लेकिन इसमें क्या नहीं माना जाता, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें जैसे मूवेबल कार या फर्नीचर, इन सबको कैपिटल एसेट नहीं मानते। सिमिलरली किसी रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड हो, उसे भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, ट्रांसफ़र मतलब सेल होना चाहिए या अपना राइट्स उस पर छोड़ देना चाहिए। और कुछ एग्जेम्पशंस दिए जिन्हें ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, यानी उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता, जैसे गिफ्ट करना, विल के थ्रू अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र करना अपने नेक्स्ट जनरेशन को, या इरिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू से ट्रांसफ़र करना, इन सबको कैपिटल गेन नहीं मानते। इन द केस ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज, किसी HUF फैमिली का डिवीजन होने पे जो एसेट का वितरण होता है, या किसी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के लिक्विडेशन पे जब कोई एसेट बढ़ते हैं शेयर होल्डर्स में, तो उन्हें भी कैपिटल एसेट, उन्हें भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। पीरियड ऑफ होल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसेट क्लास को पीरियड ऑफ होल्डिंग के साथ अप्लाई करके हमको उनका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नेचर पता चलता है और अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स आते हैं। तो इन द केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अगर 12 मंथ्स तक यानी 12 महीने तक अगर हम उन्हें होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आते हैं और उन पर सिर्फ 10% टैक्स रेट ही लगता है। अगर 12 महीने से कम हो तो शॉर्ट टर्म बनते हैं और उस पर 15% का टैक्स रेट आता है। इन द केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसको 24 महीने तक होल्ड करना पड़ता है टू मेक इट लॉन्ग टर्म, नहीं तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। लॉन्ग टर्म के केस में 20% टैक्स रेट है जिस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और शॉर्ट टर्म के केस में जो SEC के लिए एप्लीकेबल टैक्स रेट है वही लगेगा। अनलिस्टेड बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स जैसे डिवेंचर्स, उन सब पे 36 महीने तक उसे होल्ड करना पड़ेगा ताकि उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनाएं, और उस पर 20% का टैक्स रेट लगता है। और शॉर्ट टर्म के केसेस में उस पर जो भी SEC के लिए एप्लीकेबल होता है टैक्स रेट वही लगता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट फॉर टैक्स पर्पसेस, लॉस सेट ऑफ काफ़ी अलग है। तो जैसे कोई लैंड और बिल्डिंग हुआ या कोई अदर एसेट हुआ, अगर उनको हम 2 साल या 3 साल तक या उससे ज़्यादा रखते हैं तभी वो लॉन्ग टर्म बनता है। लॉन्ग टर्म होने से उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन मतलब परचेज कॉस्ट को हम ऊँचा मानते हैं, जिससे टैक्स, उसका गेन भी कम हो जाता है और टैक्स भी कम हो जाता है, जो हम अगले एग्जाम्पल में चेक करेंगे। इन टैक्स रेट लॉन्ग टर्म के केस में फ्लैट 20% लगता है, शॉर्ट टर्म केस में जो SEC को लगता है वही लगेगा। बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब जैसे ओल्ड रेजाइम में 2.5 लाख था, न्यू रेजाइम में 3 लाख है, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो दोनों में मिलता है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल HFs को मिलता है। सेक्शन 54 में कुछ एग्जेम्पशन दिए हुए हैं जो कि सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लागू हैं, जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ब्रोकरेज आदि जो खर्च लगते हैं जैसे आपके सेल के टाइम पे, उन सबको हम डिडक्शन ले लेते हैं, उसके चलते हमारा सेल का प्राइस कम हो जाता है। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स अगर लगता है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता। अगर फिर भी लॉस रह जाए तो कहाँ हम सेट ऑफ करेंगे इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, और अगर कोई लॉन्ग टर्म लॉस आता है तो उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ अगर उसी साल में, तो क्या करेंगे, उसे अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिस भी साल में प्रॉफिट आएगा वहाँ एडजस्ट कर देंगे।
और डिडक्शंस जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय डिडक्शंस हैं ATC और ATU के, वो शॉर्ट टर्म के केस में मिलते हैं क्योंकि उस पर जो टैक्स रेट SEC का है वही लगता है, और लॉन्ग टर्म के केसेस में वो नहीं मिलता क्योंकि फ्लैट रेट कॉन्सेप्ट है। एक उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई घर हमने 60 लाख रुपए में ख़रीदा 2018 में और 2023 में अगर 1 करोड़ 20 लाख में बेचा और उसको बेचने के दौरान अगर 2 लाख रुपए का ब्रोकरेज लगा, 1 करोड़ 18 लाख रुपए उसका नेट सेल कंसिडरेशन है। तो उस 1 करोड़ 18 लाख रुपए को हम लोग 60 लाख से नहीं कंपेयर करके हम लोग उसको इंडेक्सेशन लगा के कंपेयर करेंगे। इंडेक्सेशन मतलब 2018-19 का जो इंडेक्सेशन नंबर था वो 280 और इस साल का इंडेक्सेशन नंबर 348, यानी 24% की वृद्धि हो गई है हमारे परचेज कॉस्ट की। तो उस 24% के साथ वो नया परचेज कॉस्ट बन गया 74,57,000 और उसके चलते हमारा कैपिटल गेन आया 43,42,000, जिस पे हम टैक्स रेट लगाते 20% और जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट हो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15% का सरचार्ज रेट, हम वो सरचार्ज रेट लगा के यहाँ पे टैक्स कंप्यूट करते हैं। अगर ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो जो कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हो जिस पे सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स पे हुआ है, तो उन सबको 1 साल के ऊपर रखने से ही वो लॉन्ग टर्म माना जाता है और उन पे सिर्फ 10% का टैक्स लगता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, 1 लाख रुपया हर साल उस पर एग्जेम्प्ट है, यानी 1 लाख रुपये तक के नेट प्रॉफिट पे एक भी पैसा टैक्स नहीं लगता, इवन 10% भी नहीं लगता। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के दोनों के केस में मिलता है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म में सिर्फ रेसिडेंट्स को मिलता है। ब्रोकरेज और बाकी के जो खर्च लगते हैं उन सब का डिडक्शन मिलता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे डिडक्शन नहीं मिलता। अगर फिर से लॉस आया इस साल तो उसे हम किसी दूसरे गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए शॉर्ट टर्म के केसेस में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एसेट को सेल के दौरान अगर कोई लॉसेस आते हैं तो उसे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड, अगले 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डिडक्शन इन केसेस में नहीं मिलता क्योंकि ये फ्लैट रेट स्ट्रक्चर है और सरचार्ज सिर्फ 15% का लगता है। तो एक उदाहरण यहाँ भी लेते हैं। रिलायंस के शेयर अगर किसी ने 2018 में ख़रीदे से 1200 के रेट पे 60 लाख रुपए के, और इस साल अगर उसे 1 करोड़ 30 लाख में बेच देते हैं तो उस पर क्या प्रॉफिट आता है? 1 करोड़ 30 माइनस 60 यानी 70 लाख। लेकिन 70 लाख से अगर हम 40,000 रुपये कम कर दें तो हमारा प्रॉफिट होता है 69,60,000 रुपये। और इस 69,60,000 रुपये 1 लाख रुपये का हमें एग्जेम्पशन मिलता है। हमारे लिए टैक्सेबल गेन होगा 68,60,000। तो इस पे हमें फ्लैट 10% टैक्स देना होगा और जो भी सरचार्ज एप्लीकेबल है, एजुकेशन से एप्लीकेबल है वो। लेकिन ये नहीं कि देना ही होगा, हमारे पास कुछ ऑप्शंस है टैक्स प्लानिंग की जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बाय विच हम अपना पूरा का पूरा टैक्स ज़ीरो भी कर सकते हैं अगर हमारे पास लॉसेस है दूसरी जगह। तो सेक्शन 54 और 54F में अगर कोई भी एसएससी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचता है लॉन्ग टर्म और सेक्शन 54 में वो कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है, तो अगले 2 साल तक में अगर वो ख़रीदे या अगले 3 साल तक में वो बनाए या फिर पिछले 1 साल में भी अगर उसने ख़रीदा हो तो वो एग्जेम्प्ट माना जाता है। हाउएवर, लेकिन अगर किसी भी तरीके से उस साल वो नहीं परचेज़ कर सकता उस पीरियड में, तो उसे कैपिटल गेन स्कीम में वो पैसा पार्क करके रखना होगा। सेक्शन 54F में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के हम एक घर खरीद सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर एक इंसान के पास हो सकते हैं जब उसको ये एग्जेम्पशन मिले। उसी तरीके से जैसे सेक्शन 54 में था, अगले 2 साल तक या अगले 3 साल तक में उसे घर खरीदना या बना लेना होगा या पिछले 1 साल में ख़रीद चुका होगा। और इस केस में भी जितना उसने नए एसेट पे लगाया है
और जितना उसका सेल कंसिडरेशन आया है उसका प्रोपोर्शन उसको एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगले 3 साल तक वो घर को नहीं बेच सकता है, नहीं तो वो एग्जेम्पशन वापस ले लिया जाएगा। इसी तरह सेक्शन 54 में अगर कोई बंदा अपना सेक्शन 54B में अगर कोई बंदा अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच देता है और उसके बदले में रूरल या अर्बन कहीं पे भी लैंड खरीदता है तो अगले 2 साल तक में खरीदने पे उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और कितना उसके लिए एग्जेम्पशन होगा, जितना का वो इन्वेस्टमेंट करता है। अगर वो कम करता है तो उसे कम एग्जेम्पशन मिलेगा और उसे 3 साल तक कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज है सेक्शन 54E का, उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेच के अगर कोई भी एसएससी गवर्नमेंट डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में डाल दे, जैसे NHAI के, REC के, तो 50 लाख तक उसे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसकी कंडीशंस ये हैं कि उसे उस बॉन्ड को अगले 5 सालों तक होल्ड करना पड़ेगा, उसके बदले में हम कोई लोन भी नहीं ले सकते। कैपिटल गेन स्कीम के ख़ास बात यह है कि जब हम घर नहीं बना पाते उस अवधि में जो हमें दिया गया है तो हमें उसे एक कैपिटल गेन स्कीम में पार्क करना पड़ता है जो अगले रिटर्न फाइलिंग डेट तक होता है। और बॉन्ड के केस में हमें अगले 6 महीने में जिस दिन बेचा वहाँ से 6 महीने तक में हमें उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। कुछ टैक्स प्लानिंग टिप्स। टैक्स हार्वेस्टिंग, हर साल 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड शेयर्स या लिस्टेड डिबेंचर्स या इक्विटी जो अलाउड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसमें ज़रूर बुक करना चाहिए। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। नहीं तो अगर आप एक साथ में जाके उस प्रॉफिट को बुक करेंगे तो आपको टैक्स लगेगा। तो हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए। लॉस हार्वेस्टिंग, अगर किसी एक शेयर्स को बेच के प्रॉफिट आ रहा है और दूसरे शेयर्स में लॉसेस आ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो लॉस वाले को बुक कर लीजिए ताकि प्रॉफिट और लॉस आपस में एडजस्ट हो जाए और कोई टैक्स नहीं लगे। जैसे कंपनी ए के शेयर पे 2 लाख की प्रॉफिट है, कंपनी बी के शेयर में 1 लाख की लॉस है, तो सिर्फ टैक्स 1 लाख पे ही लगेगा। अगर किसी के पास कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो उसे भी यूज़ कर लीजिए और अपने टैक्स को एडजस्ट कर लीजिए इस साल। जैसे आपने अगर 2 लाख रुपए के प्रॉफिट बनाए और कोई पिछले साल का कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसको उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए और आपका टैक्स नेल हो जाएगा। कुछ खास बातें, जैसे कोई शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। अगर अपने सेल को कुछ दिन रोक के तो ज़रूर बना लीजिए, उससे आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है और लोअर टैक्स रेट का भी मिलता है। कभी कभी मार्च के आसपास ट्रांजैक्शन होने वाले होते हैं, अगर उसे आप अप्रैल तक पुश आउट कर दें तो आपको 4 से 5% का इंडेक्सेशन का कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अप्रोप्रिएट एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा डेट पे भी डाले उस पर भी कुछ बेनिफिट मिले, तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिस पे 65% तक भी अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे इक्विटी ही माना जाता है। वैसे एसेट क्लास को स्मार्टली चूज़ करिए और याद रखिए अपना एडवांस टैक्स ज़रूर भरिए हर क्वार्टर, जिस भी क्वार्टर में आपने गेन किया है, नहीं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। और अगर ये सब टैक्स प्लानिंग टिप्स आप अप्लाई करते हैं तो आपके टैक्स रेट्स काफ़ी कम हो जाएंगे, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी एंड यू विल गेट रिचर क्विकर बाय अप्लाइंग जेन्युइन अलाउड टैक्स प्रोविजंस एंड एग्जेम्पशंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिएगा। एक ख़ास बात यह है कि फ्यूचर्स ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो शेयर्स ट्रांजैक्शन और एसेट्स का पार्ट होते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बिज़नेस इनकम माना जाता है जो कि नॉन स्पेकुलेटिव होता है। उसमें जो भी खर्च होते हैं जैसे आपकी सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट आदि सब अलाउड हैं। उस पर जो टैक्स रेट्स एसएससी को लगता है वही लगेगा। अगर सेम ईयर में लॉस आया तो उसे किसी भी हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर कैरी फॉरवर्ड करना हो तो उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन आगे के 8 सालों में उसे बिजनेस प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट करेंगे। और इंट्राडे का केस हो अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो भी उसे नॉन स्पेकुलेटिव ही मानेंगे। लेकिन अगर कैश सेगमेंट में कोई इंट्राडे खेलता है, पहले सेल कर देता है बाद में परचेज़ करता है, जिसको शॉर्ट सेल बोलते हैं, या पहले परचेज़ करता है बाद में सेल करता है,
तो उसे स्पेकुलेटिव माना जाता है। और स्पेकुलेटिव के केस में उसे सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं अगर वहाँ लॉस आ रहा हो तो। और अगर फिर भी नहीं हो तो उन सब स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस को अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसे फिर एडजस्ट भी हम सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही करेंगे। इसमें टैक्स रेट जो हाईएस्ट टैक्स रेट अप्लाई होगा टैक्स पेयर को वही लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल बटन को क्लिक करिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की उपयोगी वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। शब्बा खैर।